खैर राज, इससे पहले कि हम आगे की हाई प्रोफाइल सीटों पर चलें, यहां पर जिक्र करना जरूरी हो जाता है क्योंकि इस बार बहुत इंटरेस्टिंग ये देखने को मिल रहा है कि कुछ घंटे महज बाकी हैं नॉमिनेशन फाइलिंग के, और यहाँ राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार ही अभी तक नहीं उतार पाए हैं। जिसको हम स्ट्रैटेजी कह रहे थे, वो शायद मुझे ऐसा लगता है स्ट्रैटेजी से ज्यादा पेच पार्टियों के भीतर ही फंसा हुआ है। और अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें, खासकर मैं आईएनएलडी बीएसपी का जिक्र करना चाहती हूं क्योंकि पिछली चर्चा में भी वो बात रह गई थी। आईएनएलडी बीएसपी जिसका एक वक्त में दबदबा हुआ करता था हरियाणा की राजनीति में, वो आज की तारीख में महज 25 कैंडिडेट अभी तक उतार पाई है। किंग मेकर अपने आप को मान रहे थे, दावे कर रहे थे कि अकेले अपने दम पे सरकार बना लेंगे, लेकिन कैंडिडेट ही नहीं उतार पाए हैं। बिल्कुल अजीता, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी खबर की। लेकिन इसमें एक चेंज रहेगा। वो चेंज ये कि जो कैंडिडेट्स उतारे नहीं गए, वहां पर बहुत अजीबोगरीब स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए होती हुई नजर आई थी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो एक स्ट्रैटेजी उनकी थी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने कल पर्चे भरे, तकरीबन 4 से 5 जो कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्हें कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल गया। और इसका मतलब ये कि देर रात जब इस तरीके की लिस्ट आती है, पहले ही आपने अपने कैंडिडेट्स को बता दिया फोन करके कि आपका नाम लिस्ट में है, आप जाइए और जाकर नॉमिनेशन भी फाइल कर लीजिए। जब आपका नाम आएगा तो आप उस नॉमिनेशन में दिखा दीजिएगा कि आप कांग्रेस पार्टी के ही टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आज का दिन आपके पास है। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी कि आप अपने उम्मीदवारों के नाम देरी से देर करके उतारें ताकि आपको ज्यादा डेंट इससे झेलना ना पड़े। अब कितनी कामयाब इसमें कांग्रेस पार्टी होगी ये तो देखने वाली बात होगी। हाँ, कम से कम इस पैमाने पर तो कामयाब होगी कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं वो बीजेपी में नहीं जा सकते। हालांकि जेजेपी तकरीबन अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर चुकी है। जो दूसरा सवाल आपके इस सवाल में था वो था आईएनएलडी का। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि अब तक महज 25 नामों का ये ऐलान कर पाए हैं और आज सुबह ही 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ, वरना 14 की ही लिस्ट ये थी जो आईएनएलडी और बसपा का गठबंधन हुआ है। लेकिन इसमें एक और एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें कि मुमकिन है कि 10:30 बजे के करीब आईएनएलडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि वो कहां से चुनाव किस तरीके से लड़ने वाली है। इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग अब यहां पर यह हो जाता है कि आईएनएलडी की तरफ से बहुत से कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस नहीं किया गया है। क्या जिन कैंडिडेट्स को कहीं जगह नहीं मिल पाई वो आईएनएलडी में जाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी 89 सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है। 78 सीटों पर हम बात कर चुके हैं, जेजेपी अनाउंस कर चुकी है। 86 सीटों पर कांग्रेस और 90 की 90 पर बीजेपी अनाउंस कर चुकी है। तो आईएनएलडी एक ऐसा विकल्प बचता है और आईएनएलडी बीते कुछ वक्त में मजबूत भी हुई है जीता। उसका सबसे बड़ा कारण यह कि जेजेपी कमजोर होती हुई नजर आई और आईएनएलडी का जो पुराना वोट बैंक था वो शायद उनके पास वापस आ जाए। इस तरीके की भी कयास राजनीतिक विश्लेषक लगाते हैं। और आईएनएलडी के लिए मजबूती इसलिए भी मिल जाती है क्योंकि ओपी चौटाला जेल से बाहर हैं, वो लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। अभय चौटाला लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि हम वही पार्टी है जो शुरुआत से लेकर लोगों के मसले उठाते हैं। लेकिन राज यहाँ पर सबसे बड़ा एक देखिए, सबसे बड़ा एक टेक्निकल पेच ये फंस सकता है। अगर आईएनएलडी इन विधानसभा चुनावों में 3 सीटें नहीं निकालती है तो उसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा जाएगा, उसका क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा तक छिन सकता है। बहुत जरूरी होगा कम से कम 3 सीटें जीतना। तो ऐसे में कम से कम कैंडिडेट्स तो उतारें, तभी तो सीट जीतने का सोच सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और ये बहुत जरूरी है आईएनएलडी के लिए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में थी वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अगर आप कुरुक्षेत्र सीट की बात करेंगे जहां से खुद अभय चौटाला चुनाव मैदान में थे, तो कुछ खास वो वहां से नहीं कर पाए और नंबर 1 तो रहने दीजिए, नंबर 2 तक भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब की बार उन्हें उम्मीद है कि विधानसभा चुनावों में स्थिति बदलेगी और लोकसभा के चुनाव हालांकि अलग होते हैं। हम जानते हैं कि 2019 में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा दिग्गज सोनीपत से हार गया था। लेकिन विधानसभा चुनावों में भी हम बहुत मर्तबा देख चुके हैं कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज हार जाते हैं। लेकिन जो अभी मौजूदा स्थिति ग्राउंड पर दिखती है वो ये दिखती है कि कांग्रेस पार्टी को एज नजर आता है, फिर बीजेपी नजर आती है और फिर आईएनएलडी नजर आती है। हालांकि पिछले चुनावों में महज 1 सीट थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आईएनएलडी मजबूत है और उसके लिए वो बेहद जरूरी जो आप कह रहे हैं, यानी अपने कैंडिडेट्स को तो कम से कम नाम आप ऐलान कीजिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी यहां पर है। और उसी के लिए हो सकता है कि अब से कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम नामों का ऐलान यहां पर कर दिया जाए और बीएसपी का जो वोट दलित समाज को साधने की कोशिश है उसमें कितना कामयाब होंगे इस पर भी रहेगी नजर सूर्य समाचार। बिल्कुल राज, आपने अनिल विज का इंटरव्यू किया था, मुझे बताइए इस बार क्या अंबाला कैंट से चौका लगा रहे हैं अनिल विज?
बिल्कुल, उम्मीद तो वो पूरी कर रहे हैं और चौका लगाने के साथ साथ वो तो यहां तक कहते हैं कि मैं 7वीं मर्तबा विधायक बनके जो है वो ये रिकॉर्ड भी अपने नाम करना चाहता हूं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें कि अंबाला छावनी का किस तरीके का परिदृश्य बनता है, तो वहां पर भी फाइट तो है। ऐसा नहीं है कि अनिल विज क्लियरली जीत रहे हैं। हाँ, उन्हें हमेशा एज रहता है क्योंकि लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों के नेता वो कहे जाते हैं, और जिस तरीके की पॉलिटिक्स वो करते हैं उनकी एक अलग स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। समझिए कि जब वो नाराज होकर सरकार से रूठ कर चले गए अंबाला, तो लोगों ने उसे भी बहुत सराहा। जब लोकसभा चुनाव हुए उस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने पर जितना शोर हुआ, उसके करीब अगर किसी के लिए शोर हुआ तो वो अनिल विज के लिए ही हुआ था। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि अपने लोगों के बीच में तो जाते हैं, और छाती ठोक ठोक कर उन्होंने हमारे साक्षात्कार में भी ये कहा कि अंबाला का विकास अगर किसी ने करवाया है तो वो सिर्फ एक शख्स है और वो मैं हूं। कुछ कमियां जरूर है, उन्हें भी पूरा करना है, लेकिन वो ये जरूर कहते नजर आए कि अगर आप लोकसभा के चुनावों को भी देख ले तो अंबाला छावनी इकलौती ऐसी जगह थी, उनके आसपास की भले ही सारी जगहों पर लोकसभा में वोट्स इतनी ज्यादा बंतो कटारियों को ना मिली हो, लेकिन अंबाला छावनी का जो वोट परसेंटेज था वो बीजेपी का ज्यादा था। तो यानी वो अपने आप को इस रेस में बिल्कुल देखते हैं, और जो उनके ओपोनेंट है उनके लिए वो मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन केक वॉक है ऐसा बिल्कुल नहीं है। केक वॉक इन चुनावों में नहीं रहने वाला है, और अनिल विज के लिए भी नहीं है। मेहनत उन्हें भी करनी पड़ेगी, और ऑपोजिशन की तरफ से किस तरीके से उनके लिए तैयारी की जाती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होगा। लेकिन हाँ, केक वॉक नहीं है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, तो अनिल विज के लिए भी मुश्किलें यहां पर जरूर हो सकती है, लेकिन फिर भी तैयारी इस तरीके की कर रहे हैं और चुनावों को लड़ना वो जानते हैं। क्योंकि जिक्र हमने इंटरव्यू में 1990 का भी किया था, तो उस दौरान वो बता रहे थे कि सुषमा स्वराज के लिए जब उन्होंने चुनाव लड़वाया था, जब वो विधायक बन के आगे गई थी और री इलेक्शन में अनिल विज 1990 में चुनाव जीते थे, तो 1990 के चुनाव सुषमा स्वराज के लिए उन्होंने लड़वाए थे और उन्हें जिताया भी था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दशक पुरानी राजनीति करते हैं अनिल विज, और 34-35 साल से तो सक्रिय राजनीति में है। उस लिहाज से अनिल विज को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन अनिल विज के लिए केक वॉक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो शाम की अगर हम बात करें तो शाम बहुत करीब है दिल के किरण चौधरी हो या फिर उनकी बेटी हो श्रुति चौधरी, जिनको अब यहाँ से टिकट दिया गया है। किरण चौधरी को राज्यसभा भेज दिया गया। तो शाम का चुनावी मिजाज कैसे भांपा जा सकता है? देखिए, तो शाम सीट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इस वक्त हो गई है, क्योंकि श्रुति चौधरी वहां से उतरी है, ये एक पहलू है। लेकिन उनके उतरने के बाद जो वहां से नाराजगियों का सिलसिला था वो भी काफी ज्यादा नजर आया था। तो बीजेपी के लिए इस पैमाने पर थोड़ी मुश्किल हो सकती है कि कैसे भिवानी के इस पूरे रीजन को साधना है और तोशाम के इस इलाके में कैसे श्रुति चौधरी को जिताना है। किरण चौधरी पूरा जोर लगाएंगी, बीजेपी की तरफ से पूरा जोर लगाया जाएगा, लेकिन जो बीजेपी के नाराज लोग हैं वो यहाँ पर क्या मुश्किलें पैदा उनके लिए कर सकते हैं। शुरुआती दौर में तो ये दिख रहा है कि जो लोग चाह रहे थे कि वहां से टिकट उन्हें मिले, जो चाहवान थे टिकट के, उनके लिए जरूर यहां से मुश्किलें बढ़ने वाली है। लेकिन राजेश भारद्वाज जो उनके ओपोनेंट के तौर पर कांग्रेस पार्टी से खड़े हैं, आप कह सकते हैं कि वो भी उन्हें अच्छी टक्कर देने के अंदाज में यहां से जरूर रहेंगे। हालांकि किरण चौधरी को भी लीडर ऑफ मास कहा जाता है, क्योंकि वो भी काफी तादाद में लोगों के बीच में रहती है, काफी वक्त लोगों के बीच में बिताती है। और जब किरण चौधरी के साथ भी हमने इंटरव्यू किया था तो उस दौरान श्रुति चौधरी भी वहीं पर मौजूद थी, उनके साथ भी कुछ बातचीत हमारी हुई थी। तो वो भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी कि उन्हें टिकट भी यहां पर मिलेगा, और टिकट मिलने के बाद वो चुनावी मैदान में खड़ी हुई भी नजर आएंगी। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि तोशाम की जनता को वो कौन से मुद्दे एड्रेस करने वाले हैं, क्योंकि सवाल यहां पर ये उठता है कि किरण चौधरी जब कांग्रेस में थी तो यहां से विधायक थी, और अब जब उनकी बेटी यहां से विधायकी के चुनाव के लिए खड़ी हुई हैं, तो जो काम बीते वक्त में नहीं हो पाए उन कामों को भी मुकम्मल करवाना है और अपने लिए भी एक ऐसा एजेंडा सेट करना है जिसके हिसाब से वो चुनावों को जीत पाए। मुश्किल रहा है, लेकिन श्रुति चौधरी भी सीजन्ड पॉलिटिशियन है, एक मर्तबा सांसद तक रह चुकी हैं और अब विधानसभा जाने की तैयारी वो कर रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि बहुत सधे हुए अंदाज में तो शाम सीट को लड़ती हुई बीजेपी, किरण चौधरी और साथ ही साथ श्रुति चौधरी नजर आएंगी। एक सीट का जिक्र अगर हम कर सके, हिसार सीट बहुत ज्यादा जरूरी यहां पर है अजीता, क्योंकि कमल गुप्ता यहां से कैंडिडेट बनाए गए हैं, लेकिन जब सीट्स
की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी तो उस वक्त में ये सीट बहुत हॉट सीट बनी हुई थी, क्योंकि जिंदल परिवार का दबदबा इस सीट पर रहा है और ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि सावित्री जिंदल को यहां से टिकट मिल जाए। उन्हें टिकट नहीं मिला और कमल गुप्ता को टिकट मिल गया, लेकिन कमल गुप्ता भी अपनी पूरी तैयारी करके बैठे हैं। उनकी तरफ से भी बताया गया कि कैसे वो हर एक बूथ को साधते हैं। तैयारियां सबकी पूरी बिल्कुल। राज, समय की कमी है, वरना सीटें तो और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग है। जुलाना नहीं भूलना चाहिए, खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी हो गया है वहां पर। और भी मुझे लगता है कि इस बार का पूरा चुनाव ही अपने आप में बहुत दिलचस्प होने वाला है। चलिए, अभी तो चर्चाओं का दौर चलेगा। आज नॉमिनेशन फाइलिंग का आखिरी दिन है, तो अभी चुनाव तक और नतीजों तक तमाम चर्चा होगी, तो उसमें कवर करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।